हज़रात की हाउस में फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और अपने साथी फवाद अशरफ, शारिक महमूद के साथ। और आज हमारे साथ हमारे अहम गेस्ट इस्लामाबाद से हमें जॉइन कर रहे हैं। इनसे पता करेंगे कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में आजकल क्या जो है चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। तो अमीर अब्बास किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अमीर अब्बास को आप सुनते रहते हैं, इनकी तर्जीह सुनते रहते हैं। अच्छा, इस हफ़्ते का जो रीकैप है, वो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अमेरिका में क्या हो रहा है, आप सब हज़रात देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। पहली दफ़ा इनॉग्रेशन में जो जो मौजूदा सदर हैं, वो बाइडेन साहब के इनॉग्रेशन में मौजूद नहीं होंगे और इस वक़्त जो है खतरे ये हैं कि जी यहाँ पर वायलेंस हो सकता है, कुछ पटाखे फूट सकते हैं, कुछ लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। और मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, वो व्हाइट हाउस से गए हैं, वो अमेरिका से कहीं नहीं गए। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प साहब राब्ता करें इमरान खान साहब से कि जी मुझे ज़रा डीजे बट का नंबर दे दीजिए। वो भी कोई धरने-वरने का कुछ इंतज़ाम करें और किस तरह देगें लगती हैं, किस तरह मामलात होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं है। तो शायद इमरान खान साहब से कॉन्टैक्ट किया जाए। तो इस हवाले से प्रोग्राम के जो आखिरी सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मलेशियन एयरलाइन का तैयारा जो है मलेशिया में ज़ब्त कर लिया गया है, रोक दिया गया। अच्छा, मैंने जब ये खबर सुनी तो कम से कम एक चीज़ का मैंने शुक्र अदा किया कि ये बिरादर मुल्क में पकड़ा गया है और रोका गया। अगर ये कहीं यूरोप में या कहीं अमेरिका में ऐसी गुस्ताखी हो जाती, तो हम अल्लाह जाने कितनी सारी यहूद-ओ-हनूद की साजिशें इसमें ढूँढ लेते। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। एक पीआईए का जो हाल है, वो कुछ पाकिस्तान जैसा ही हाल है। जिस तरह 70 में पीआईए बूम कर रही थी, एक दुनिया की मानी-जानी एयरलाइन थी और बहुत हाइली रिगार्ड करते थे लोग पीआईए को, लेकिन अब पीआईए का जो हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, एक जो मामला हुआ कि इस दफ़ा के जो जो कहते हैं ना हमारे मीडिया क्वीन या मीडिया किंग रहे, वो कावे मूसवी साहब रहे, सब में ज़्यादा रेटिंग उन्होंने ही हासिल की। तो उस पे भी कुछ गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन नदीम अफ़ज़ल चंद साहब का जो इस्तीफ़ा है, इस पे गुफ्तगू हम स्टार्ट करेंगे, इसकी इब्तिदा करेंगे। और नदीम अफ़ज़ल चंद साहब का जो इस्तीफ़ा है, उसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि उनके मामला चल रहे थे और क्वेटा का जो वाक़या हुआ, मछ का जो वाक़या उसके बाद। और नदीम अफ़ज़ल चंद साहब की जो पूरी ट्विटर, सोशल मीडिया, हर तरफ जो बातें हो रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि जी, जो चंद साहब हैं, वो ठीक थे और चंद साहब के ऊपर बल्कि एक इकबाल का शेर नहीं है कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शायद वो पहाड़ों की चट्टानों पे बसेरा करने निकल गए हैं। और ये भी अमीर अब्बास से हम पूछेंगे कि इस वक़्त जो मज़ीद जो शाहीन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पे बैठे हुए हैं, वो भी शायद अब उड़ने की बातें कर रहे हैं या अपने पर जो है ना फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं लोग उन पे जो है चील और कौवे होने का शक ना शुरू कर दें। तो ये मामलात भी चल रहे हैं, इस पे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक जो इमरान खान साहब का एक जो बयान मेरी नज़र से गुज़रा, तो उसको भी कवर करता चलूँ मैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँ, जो कि जीएचक्यू की नर्सरी में नहीं पला। ये सुन के शारिक भाई आपको याद हो कि अक्सर और बेशतर दोस्तों में जब हम बैठे होते थे और कोई ऐसी-वैसी कोई बात कर दे, तो हम बिल्कुल मुँह पे हाथ रखे या मुँह पे रुमाल रख के पहले के दिनों में हँसा करते। तो पता नहीं क्यों मुँह पे रुमाल रखने का दिल चाह रहा है इस बयान को पढ़ने के बाद। खैर, अमीर अब्बास, आपसे सर इब्तिदा करते हैं। जनाब, कावे मूसवी और नदीम अफ़ज़ल चंद, सर ये इमरान खान साहब का जो एक बयानिया था, घबराना नहीं है। तो आपने सर घबराना नहीं है। घबराना नहीं, बिल्कुल इसी तरह जैसा शारिक भाई ने कहा, घबराना नहीं है। तो क्या घबराहट शुरू हो गई है? जी बहुत शुक्रिया आपका भी और बाकी दोनों मेहमानों का भी। देखिए, वो जो कसरे सुल्तानी के गुंबद से वो जो शाहीन है ना, ये जरूर शाहीन थे नदीम अफजल चंद साहब। लेकिन बहुत सारे वो जो इकबाल का ये शेर है ना, वो कुंजश के फरोमाया, तो बहुत सारे जो है ना वो शाहीन नहीं है, वो चिड़िया नुमा को परिंदे हैं जो इस कसरे सुल्तानी पे आके बैठे हैं। शाहीन के अपना कपड़े पहन दाना, के घूम रहे हैं। हाँ, शाहीन के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मुसर्रा शाहीन के। हाँ शाहीन के कपड़े पहन के। नहीं, तो नहीं, ये देखिए, दरअसल वो अमीर अपने अब्बास, दाना आपसे इख्तिलाफ, चूड़िया एक मासूम परिंदा है वो, आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मासूम परिंदा है। मैं वो कोई चील और वो गिद्ध, मैं जरा अभी वो टोन थोड़ी आगे चल के इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, तो अभी मैंने चले जरा चले ना आपकी ना हमारी कौवे हुआ के बीच में आ जाए, कोई बीच की ना आपकी ना चले हमारे यूं बीच यूं में। कर ले। कब्बा चूंकि चालाक और यार है, बिल्कुल ये शारिक साहब ने ठीक है, वो चूंकि चालाक होता है तो ये अपना दाना चुगने के लिए आए हैं, ये लोग उड़ जाएंगे। अच्छा, ये अब जैसे उमर अयूब जैसे लोग हैं, आगे आप पीआईए की बात करेंगे तो गुलाम सरवर खान, ये वो लोग हैं कि आप इमरान खान साहब 2023 में फर्ज कर लें कि
एक और किंग्स पार्टी बन जाती है कॉफ लीग की तरह से। मैं चले इमरान खान साहब की पार्टी को किंग्स पार्टी नहीं कहता, लेकिन कॉफ लीग तो मुत्तफिक कलह किंग्स पार्टी थी ना, तो कोई किंग्स पार्टी बन जाती है। ये सारे लोग इमरान खान साहब को छोड़कर और ये उस किंग्स पार्टी का हिस्सा बन चुके होंगे। तो नदीम अफजल चंद साहब को मैं बड़े अरसे से जानता हूं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी ताल्लुक है, दोस्ती तो खैर मुझसे बड़े हैं, मोहतरम हैं, हमारी नशिस्तें होती हैं, जाती नशिस्तें भी होती हैं। तो वो काफी अरसे से इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज हैं और जो हुकूमत का जो तर्ज हुकूमत है या तर्ज हुक्मरानी है, वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। मैं, अगर वो इस बात को माइंड ना करें, अगर वो सुन भी रहे हो, तो वो मुझे तो काफी अरसे से लग रहा था कि वो नहीं चल पाएंगे, ये वो छोड़ देंगे। नहीं, क्या मिजाज नहीं मिल रहा? ये रॉन्ग नंबर है उनके लिए। अच्छा, नहीं, मिजाज का मसला हो गया था, क्या हुआ था? जाहिर बात है बहुत कुछ ऐसा हो रहा था ना, गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर कुछ मदाखलत है, इमरान खान साहब के एटीट्यूड के मसाइल हैं, पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका काम गवर्नेंस के ऊपर फोकस करने के बजाय अपनी कारकर्दगी के जरिए से इमरान खान का इमेज बनाने के बजाय वो नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर के जरिए से इमेज बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों पे उनको इख्तलाफ था, लेकिन बहरहाल वो साथ थे, वो डिफेंड कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी को कॉर्नर कर दें और आप उसको ये मैसेज कन्वे कर दें कि भाई मेरा फैसला जो है वो हरफे आखिर है, और जैसे वो लोहे पे खींची लकीर नहीं मिट सकती, इसी तरह मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। तो फिर एक ऐसा शख्स मैं खुद सर तो नहीं कहता उन्हें, लेकिन नदीम अफजल चंद जैसा आदमी जो खुददार है, तो वो एक हद तक की फिर आपके साथ रह सकता था ना। तो अगर नदीम अफजल चंद जैसे मजबूत आसाब का मालिक और एक अवामी सियासतदान, देखिए ना, एमएनए रहे, उससे पहले ये लोकल गवर्नमेंट नर्सरी से सामने आए हैं, ये तहसील नाजिम थे सबसे पहले अपने परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब लोकल गवर्नमेंट थी तो ये अपनी तहसील के नाजिम थे। तो ये एक प्रॉपरली ग्रास रूट लेवल से उठ के आने वाला आदमी था। अगर वो नहीं इमरान खान को डिफेंड कर सकता तो हैफ है उन लोगों पे जो पूरे फेफड़ों का जोर लगा के इमरान खान साहब की गलत चीजों को डिफेंड करते हैं। अच्छी चीजें तो जारी बात है। अमीर, ये वो लोग थे जिनकी अवाम में जड़ें हैं। अब इमरान खान साहब के ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर पीटीआई से हट जाए उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और कराची के जो हमारे अली जैदी वगैरह, मेरे को नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, इनकी इमरान खान पीटीआई के अलावा कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सवाल ये कि मुझे जो दुख हुआ कि उसके बाद जो इमरान खान साहब ने अभी, एक तो पूरे कोयटा का जो पूरा जो इंसिडेंट की जो हैंडलिंग थी ना, उसी में दुख हुआ। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये कहा करता था, यार जब हम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं ना, जिस तरह की बातें वो करता है, और उसके बाद जब हम इमरान खान को देखते हैं, वाकई इमरान खान बड़ा अच्छा लगता है। शायद अब ये बात कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ाए, ये मिसाल अब देते हुए, कोयटा की मिसहैंडलिंग, उसके बाद इमरान खान साहब ने अभी बोल्ड टीवी पे जो बात की नदीम अफजल चंद के हवाले से कि भाई आप जो है हुकूमत में रह के अपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये दुनिया में कहाँ होता है? हर जगह हुकूमत में जो लोग होते हैं, जो मुशीर होते हैं, जो मुशीर खास होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि लीडर को के ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे, सर ये चीज आपकी गलत है, ये पॉलिसी आपकी गलत है। ये तो होता है। ये जो बयान है इमरान खान का, इससे तो और आपको एरोगेंस नजर आती है इसके अंदर। जी, वो जैसे वो है ना कि ये कैसा दस्तूरे जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। हालांकि ये कोई कैबिनेट का फैसला नहीं था। इमरान खान साहब जो अपनी लॉजिक दे रहे हैं, जरा उन्हीं की लॉजिक पे बात कर लेते हैं ना। इमरान खान क्या कह रहे हैं कि ये कैबिनेट का फैसला जो है ना, उसके ऊपर अगर कोई एतराज करेगा या इख्तलाफ करेगा पब्लिक में जाके, तो उसको फिर पार्टी छोड़ देनी चाहिए। क्वेटा ना जाना, ये कैबिनेट का फैसला कहां से आ गया? ये तो फर्द वाहिद का फैसला है, ये तो जिद है इमरान खान की, ये तो अना है इमरान खान की कि मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका इख्तलाफ तो हो सकता है ना। ये कैबिनेट ने तो नहीं मशवरा दिया इमरान खान को कि आप ना जाए वहां, बल्कि कुछ लोग थे जो समझते थे कि जाना चाहिए। तो ये सरियन इमरान खान साहब का जाती फैसला था। इसमें कोई ये जो लोगों को 2-3 जगहों पे भाषण दे चुके हैं इमरान खान कि जी कैबिनेट में, और उन्होंने क्या कल कहा बोल्ड टीवी के प्रोग्राम में कि जी मैं तो जमहूरियत सिखा रहा हूं उनको। ये जमहूरियत है आपकी कि आप थोड़ा सा इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सके अपने स्पोक्समैन का? और उस बेचारे ने कहा क्या? उसने एक ट्वीट कर दी कि क्वेटा में पड़ी हुई लाशों में शर्मिंदा हूं। बढ़िया, कोई बड़ी बात नहीं थी। इतने नाजुक है आप,
इतना नाजुक आप जीना है आपका कि जिसको ठेस पहुंच गई। तो वो जो 11 लाशों के जो वरसा थे उनको ठेस नहीं पहुंच रही थी, उनके जज्बात को ठेस, जब आपकी बेएतनाई उनके जज्बात को किरची किरची नहीं कर रही थी। आपको एक ट्वीट, जिस ट्वीट के अंदर कोई तंज नहीं है, काट नहीं है, वो अपनी बात कर रहा है बेचारा, उसने तो नाम भी नहीं लिया इमरान खान का, आपको उसकी ट्वीट की इतनी कसक लगी। तो इंतहाई शर्मनाक और मायूस अच्छा, जो मैं बताऊं, मुझे जो मायूसी और ज्यादा इससे ज्यादा भी कि देखिए ना, इस सब मामलात में जो अल्फाज का चुनाव होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ब्लैकमेलिंग का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर आपने कहा नहीं वो मैंने पीडीएम के लिए किया था। अगर आप तकरीर को वापस कोई भी सुने, वो बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज जो है कोयटा वालों के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं जी वो लाशें दफनाना चाह रहे हैं लवाहिकीन, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टीज रोक रही है मामला। वो भी झूठ निकल के आ गया जब आप उन बच्चियों से जाके, अव्वल तो आपसे लोग मिले नहीं, जो चंद एक लोग मिले, जो एक फैमिली मिली, उस बच्चियों ने आपको उसी वीडियो के अंदर वो बच्चियां आपसे कह रही हैं कि आप आ जाते, उस पर भी आप कहें कि नहीं बेटा चलो मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं, आप जरा सर पे हाथ रखते। आप कह रहे नहीं आप वजीर आजम को इस तरह नहीं जो है कर सकते। भाई वजीर आजम को आप वजीर आजम हो के अब आप कोई तख्ते सुल्तानी पे जा बैठे हैं, तो आप जो बातें किया करते थे धरने के दौरान वो सब की सब गलत साबित हुई। तो उससे तो और मजीद दुख हुआ कि आपने उसमें एक झूठ का आंसर भी लेकर आगे, जो कि बाद में खुद ही खुल गया वो। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखे ना, इमरान खान साहब जब वहां गए 2013 के बाद, 2013 से अभी यानी जरदारी साहब अभी सदर थे, इलेक्शन अभी नहीं हुआ था, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, वहां पॉलिटिक्स की इन्होंने जाके, वहां ना सिर्फ ये, इन्होंने आसिफ जरदारी को कहा कि आसिफ जरदारी तुम क्यों बैठे हुए इस्लामाबाद में, यहां क्यों नहीं आते। बिल्कुल ठीक कहा, यही कहना चाहिए था। लेकिन उसके बाद करप्शन की पूरी इन्होंने जो है वो कथा वहां पे सुनाना शुरू कर दी कि राजा परवेज अशरफ ने फलां करप्शन की है और फलां ने फलां करप्शन की है। वहां खड़े होकर पॉलिटिक्स, अगर मरियम नवाज पर वहां जाके बात करेगी या अगर बिलावल वहां जाके सियासत करेगा तो उस सियासत की रविश तो आपने डाली, बिल्कुल आप ना बोलते ना ये बातें वहां पे। अच्छा एक और भी तो आपने अगर कहा, बिल्कुल अच्छा अमीर, एक और भी जो चीज आपसे जरा, आपकी जो चुड़ियां जो हैं इस्लामाबाद के ऊपर जो घूम रही हैं, कहा यह जा रहा होता है कि जी मामला जो है कोई छोटे मोटे इसी तरह के इंसिडेंट होते हैं, खैर ये तो बड़ा इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट के बाद मामला फिर खराबी की तरफ और बड़ी चीजें खुलना शुरू हो जाती हैं। या वाकई ये मच का वाकया कोई एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके ऊपर एकदम से चीजें जो छुपी हुई थी अब तक, जिन पर ढक्कन ढाके गए थे, वो खुलना शुरू हो गई हैं और उसके बाद जो है मामला बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं मजीद। देखिए गवर्नमेंट तो मैं आपको बताऊं फ्रैंकली वो तो स्टेबल है। इमरान खान साहब अपना टाइम पूरा करेंगे और किसी भी पावर कॉरिडोर से ये कंसेंसस नहीं है कि हुकूमत को टॉपल करना चाहिए, किसी भी पावर कॉरिडोर से। ये बिल्कुल मैं आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा हूं अगर कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जो फैलाई जा रही है। उसकी वजह शायद ये नहीं है कि इमरान खान साहब की लाइकनेस या डिसलाइकनेस, हाँ एक जगह पे जाके जो जबान पीडीएम इस्तेमाल कर रही है वो खुद ही अपने आप को दूर कर रही है पावर कॉरिडोर से, और वो जबरदस्ती इमरान खान को, अगर इमरान खान नहीं उनके करीब तो इमरान खान को उन्होंने धकेल के उनके करीब कर दिया, और अब उन दोनों का आपस में निभा होगा। ये अब वो इनको निभाना पड़ेगा एक दूसरे को, के साथ। कोई चॉइस नहीं है, कुछ चॉइस नहीं है ना वो, चूंकि इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं बाकी ना। वो हो सकता है शायद जो ये चाहते थे कि इमरान खान को निकाल दिया जाए, शायद इमरान खान को निकाल दिया जाता, लेकिन जो हशर इन्होंने कर दिया है, उनको जमीन पे लटा के फौज को छितर मार रहे हैं ये दोनों मिलके, तो अब फौज के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट। अच्छा मफरूजे पे बात कर लें थोड़े, ये भी तो हो सकता है सिनेरियो नहीं भैया, हाइपोथेटिकली मैं आपको पल्स भी बता रहा हूं ना, ये सिर्फ हाइपोथेटिकली नहीं है, ये मैं पल्स बता रहा हूं आपको कि, और नहीं ये भी तो हो सकता है ना कि एक लम्हे पे जाके फौज भी या एस्टेब्लिशमेंट भी आपकी बात कहे कि यार ये तो मतलब हमें कवर ही नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो हमारे नादान दोस्त बन गए, तो बोले जी ठीक है फिर तो जो है मेरे अजीज हमवतनों। नहीं देखिए, अजीज हमवतनों तो इस वक्त उसका तो कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है, ना वो चारागरी होगी, ना उसका कोई ऑप्शन मौजूद है। देखिए आपके सामने दो लोग हैं, आसिफ जरदारी साहब इस हालत में नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके, भले वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। उनकी जो फिजिकल और मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। आपके पास इधर से बिलावल है, इधर से मरियम नवाज इलेक्टेड नहीं है, शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, वो केसेस अब कंक्लूड होने वाले हैं। तो आपके पास अगर कोई पीपल्स पार्टी से कैंडिडेट होगा तो वो बिलावल होंगे। आई डोंट नो, अब उनका एज का फैक्टर मेरे जहन में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर कोई एज की कोई खास शर्त है या नहीं है। इसी तरह से पीएमएलएन में से जो
ख्वाजा आसिफ है वो इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, ख्वाजा साद रफीक अगेन अभी बेल पे हैं, केसेस चल रहे हैं, और शायद खाकान अब्बासी, ये 4 या 5 लोग हैं जो इधर किसी हायरार्की में फॉल करते हैं। तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है फौज के पास कि वो इमरान खान को हटा के किसी और को लेकर आए। वो बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ ये जो डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन है पीटीआई, वो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं अच्छा करेंगे कि वो इमरान खान खुद को वो शहीद बना ले। वो जो चेमगोइयां चल रही हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब का कुछ चांस बनेगा और हो सकता है इनको बोला जाए कि आप कुछ दिनों के लिए खास साहब जरा साइड पे बैठे हैं, शाह साहब को चलाने दीजिए। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर पीटीआई में कंसेंसस नहीं है। देखिए पीटीआई जो है उसमें 3 तरह की पीटीआई है। एक वो पीटीआई है जो हार्डकोर पीटीआई थी, आज 2013 से पहले की पीटीआई। एक वो पीटीआई है जो 2011 से पहले की। एक वो पीटीआई है जो 2011 के बाद की पीटीआई। फिर एक कराची की पीटीआई है, कराची से 14 लोग हैं पीटीआई के, जिसमें कुछ नजरियाती लोग हैं इमरान खान, जैसे अली जैदी हैं। ये पुराने लोग हैं इमरान खान के, इनको आप अच्छे बुरा कुछ भी कह ले, लेकिन ये वो लोग हैं जो आज से 20-25 साल से इमरान खान के साथ हैं। तो कंसेंसस नहीं है इमरान खान के बाद किसी एक के ऊपर। ये सब कहेंगे कि हाँ ये हिस्सा बकदर जुस्सा शुरू हो जाएगा। ये सब कैंडिडेट बनने की कोशिश करेंगे अगर इमरान खान को हटाया जाता है। ये सब अपनी अपनी पॉकेट्स बना लेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी के उधर राब्ते जरूर हैं, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। पहले 2 धड़े थे, एक जहांगीर तरीन का था, एक शाह महमूद कुरैशी का था। जहांगीर तरीन चूंकि बिल्कुल आउट हो गए, उनका धड़ा भी तकरीबन टूट चुका हुआ है। फवाद चौधरी अगेन, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, फवाद चौधरी अगेन एक अपने आप को ऑल्टरनेट के तौर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान का अपनी पार्टी के अंदर। तो ये एक शदीद टूट फूट शुरू हो जाएगी इस मौके पे। किसी सूरत में फराज साहब एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को छेड़ेगी तो वो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो गवर्नमेंट को चलने देगी और वो 2023 के इलेक्शन में जाके फिर जो भी होगा फिर वो उसी वक्त ही देखेंगे और आपको बताएंगे। सबाज साहब, क्या क्या आपने अमीर की बात सुनी और ये इज इट इन लाइन व्हाट यू बीन थिंकिंग? सर, अमीर अब्बास साहब को सुन के बड़ा मजा आया। बड़ा इन्होंने जिसको कहते हैं जामे और जिसको कहते हैं मालूमात की बुनियाद पर जो बातें की उससे थोड़ा दिमाग खुला भी है। लेकिन आप लोग जो बातें कर रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो मतलब इमरान खान साहब की इख्तलाफ बर्दाश्त ना करने की जो सिम्फ है वो मेरे ख्याल से काफी दिनों से आया है, कोई नई बात नहीं है। और जहां तक कैबिनेट के अंदर रह के मुखालफत करने की या अपोजिशन करने की बात है, किसी हद तक मुझे बल्कि सबसे बड़ी अजीब सी एक फीलिंग हुई कि यार खास तौर पे इतने बड़े मामले पे और ऐसे मामले पे जो इमरान खान साहब ने खास तौर पे उसको इतना बड़ा बना दिया है, उस पे जब उनका अपना मतलब कोट एंड कोट स्पोक्समैन जाके उल्टी बात करता है तो मतलब मैं इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा नदीम अफजल चंद साहब की, बल्कि मेरे ख्याल से उनकी तारीफ ही कर रहा हूँ कि अगर वो वाकई ऐसी चीज पे किसी टीम से इख्तलाफ करते तो वो उस टीम में कर क्या रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा वो तो लेकिन पता नहीं होता ना, मतलब उम्मीद तो और कहा के जाता है कि जी पहले उनके मामू गए थे नजर गोंदल साहब, वो उनको कन्विंस करके लाए थे। अमीर अब्बास शायद हमें बेहतर बता सकें जो हमने जो सुना है उड़ता उड़ता। अच्छा मैं जरा टॉपिक को थोड़ा चेंज कर शारिक महमूद आपकी तरफ आता हूँ। सर ये आप लोग कराची में बैठ के बड़ा कराची पैकेज का इंतजार कर रहे थे कि बड़ा यहाँ पर जो है ब्रिजेस बन जाएंगे। वो ग्रीन बस भी बनने का नाम नहीं लिया उसने अभी तक और कह रहे हैं कि शायद 2021 में मुकम्मल हो, जो कि मैंने सुना था कि 2018 में सब वादा कर लिया गया था। पक्का वादा, खान का वादा, पक्का वादा, ये मुकम्मल हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ सर। अब तो तू रुलाएगी पगली। ये यार वो मंडली बाईपास का क्या हुआ भाईजान? मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। आज मैं बच्चों के साथ निकला, हमने कहा जी हाले जी लेक करीब में कराची की, जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं तो आप निकल जाते हैं ना। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत का या ये जो आपकी सरकार है इनको कितना इंटरेस्ट है अपने लोगों के लिए। भाई आपके पास तो यू कैन अफोर्ड, आप गए बाहर घूम फिर के आ गए, ठीक है, लोकली भी आप V8 में के अंदर घूम रहे हैं। भाई सिंध के अंदर अच्छा नेशनल हाईवे बनी हुई बहुत अच्छी है। हालेजी लेक एक रेजर्वोयर है जो कराची का पानी वगैरह सारा इन्होंने आर्टिफिशियली गोरों ने कभी बनाया था। अच्छा वो बड़ी पुरसुकून सी जगह, बड़ी खूबसूरत सी जगह। लेकिन यार आप इमेजिन नहीं करेंगे, आप कभी नहीं सोच सकते कि आप मरी जाएंगे और मरी जाते हुए वहां की सड़कें खराब होंगी। भाईजान आप हालेजी लेक चले जाएं यार, कोई आखिर वैसे नेशनल हाईवे तक बिल्कुल अच्छे, जिससे अंदर घुसेंगे वो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की पट्टी, ऐसा जैसे पता नहीं बमबारी हुई हो, कभी सड़क ही नहीं थी यहाँ पे। जबकि हम
कब से सुनते हुए आ रहे हैं हाले जिले कोई आज की जगह। इसी तरह हॉक्स पे चले जाएं, आज भी आप जाएंगे वही पतली सी सड़क है, मरी के अंदर मोटरवे बन गई और फिर ऊपर सवात तक मोटरवे बन जाती है यार। तो भाई ये किसको दिया हुआ है ये मुल्क यार? ये मतलब बसें बसें आप मजाक करें, बसें तो आपके पास अगर बमुश्किल किसी तरह जोर लगा लगू के इन्होंने वो ट्रैक तैयार कर लिया ग्रीन बस का भाई, तो भाईजान चलो पुरानी बसों का ऐलान किया था कि भाई उनको दोबारा प्रॉपर तैयार करके डाल देंगे रूट, भाई वो भी नहीं डाल रहे आप। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बाकायदा तौर पर भाई मुझे इस बात से बताइए, आम आदमी को इस बात से क्या कंसर्न है कि यार ये सिंध हुकूमत का कसूर है, ये जो ना फेडरल का कसूर, उन्होंने ना इतने पैसे दिए थे, उन्होंने इतने दिए ना, अल्लाह ने उन्होंने प्रॉमिस किया था 20 रुपए देंगे, दे नहीं रहे। What the hell? I mean, nobody cares about that. People, उनको बेचारों को आप अब ये देखिए ना कि जब मरी, अब आप देखते हैं छोटी तरीन मिसाल है और हम सब ने देखी थी, आप उससे देखें लोकल्स का कितना बड़ा धंधा है वो। जब सीजन आता है उन लोगों की लिविंग उसी के ऊपर है। आप किस बात पे गुर्बत खत्म होगी भाई? 50 लाख जॉबें क्रिएट कर रहे हैं और या कुछ करें भाई। आप अगर हॉक्सबे को प्रॉपर करते हैं, वहां एक प्रॉपर एक सड़क, एक आप ऊपर से बाईपास बनाए और नीचे वाली आप पतली रोड से गुजरे ही नहीं, आप उस वो खड़े नहीं, वो नहीं होता भाई। तो ये चाहे वो बसें हो, चाहे लग्जरी देने हो, चाहे कारोबार देना हो, यार कुछ भी जीरो एफर्ट, नाम लेते हैं, बातें करते हैं। ये जो हमारे यहाँ जो जवाल की तरफ जो तेजी में, यानी कि हम जाए चले जा रहे हैं, हर अगला आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर ही हो रहा है। तो अमीर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो पीआईए का वाकया हुआ, आप यकीन करें कि देख के मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। मेरी ये हालत थी जब मैं पाकिस्तान से निकला था, तो मुख्तलिफ बहुत घूमा मैं दुनिया में, किसी और आप भी बहुत दुनिया घूमे, पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। मैं यानी कि लेट 90s में, अर्ली 2000 में कहीं जाता था तो कहीं जिस भी एयरपोर्ट पे जहाज लैंड करता, चाहे वो हीथ्रो हो, चाहे वो पेरिस का हो, जो फ्रैंकफर्ट का हो, एम्स्टरडैम, मैं वहां ढूंढता था कि जब जहाज टैक्सी कर रहा होता था ना, चाहे मैं पीआईए में हूं या नहीं हूं, मैं अक्सर एमिरेट्स में सफर करते थे हम लोग या दूसरी एयरलाइंस में, हम ढूंढते थे कि यार पीआईए किधर खड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं और मेरे बहन भाई ढूंढ के पीआईए, अरे पीआईए मिल गया, पीआईए मिल गया, ये खड़ा हुआ पीआईए का जहाज। और अक्सर एयर इंडिया मिल जाएगा तो हम लोग नाराज होते थे कि एयर इंडिया मिल गया, पीआईए किधर है। मामू चाचा टाइप की खुशी मिलती थी, जैसे आपको परदेश में मामू चाचा, अरे मामू घूम रहे थे, मामू घूम रहे थे, बिल्कुल वो फीलिंग आती थी सर। उसके बाद ऐसा हुआ कि उम्मीद वो खत्म हो गई। अब जो ट्रैवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो बिल्कुल अब कहीं होता ही नहीं कि यार पीआईए कहीं नजर भी आएगा, कहीं नजर नहीं आता पीआईए। अच्छा, ये जो फ्लाइट को रोका गया है, मैं इस रूट पर ट्रैवल भी कर चुका हूँ। ये कोलालमपुर से, मलेशिया से जो कराची, ये जो रूट है, इस पर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो सर सवाल ये है कि क्या पीआईए का मामला किसी को नहीं पता? आप जिससे बात करें, मैं अभी अमीर अब्बास से बात करूं, सवाद से बात करूं, शारिक भाई से बात करूं, सबको पता है कि पीआईए का मसला क्या है। यार वो मसला क्यों नहीं सॉल्व होके देता? देखिए बोलिए जी। कोई पता है ना, मसले का पता नहीं है यार, क्या मसला है? कोई मसला बता दें, कोई मसला बता दें जो सॉर्ट आउट हो रहा हो। उल्टा करें, क्वेश्चन करें कि भाई वो बताए, ये कि भाई सॉल्व हो रहा है, ये करना चाहिए, नहीं क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं करना, अबे सॉल्व हो गया, कोई एक होगा उसके बारे में बात करें, एक ही की बात होगी, वरना नहीं मिलेगा आपको। बिजली, पानी, आटा, ये तो वो चीजें हैं जो कि पता है सर। अक्सर तो ये कि नहीं, वो मईशत पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना यार, वो एक्सपोर्ट दुनिया भर में, कोरोना आ गया है तो हर तरफ की मईशत बैठ रही है, तो ये तो मसला आपके नीचे है। वही वाली बात जो मैं अक्सर कहता हूँ दहशतगर्दी के, कि हम कश्मीर पे रोते धोते रहते हैं, हम फलस्तीन में रोते धोते रहते हैं, जो मुल्क के अंदर जो मामला खराब है उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये तो अपना कंट्रोल करने वाली चीज है, क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए ना हुआ क्या, यानी आपका एक जहाज बोइंग 777 कराची से कोलालमपुर जाता है, कोलालमपुर से उसने इस्लामाबाद आना है, और जहाज टेक ऑफ करने लगा और उसको रोक लिया गया कि भाई साहब यहां बैठ जाए साइड पे आप, और क्रू और पैसेंजर्स को कहा है कि आप जरा निकल के साइड पे हो जाए ना। ये क्या है? देखिए ना, $1,40,00,000 आपने उनके जो पैसे ड्यू हुए थे आपकी तरफ, वो आपने उनको पे करने, और वियतनाम की कंपनी से जिससे आपने लिया, वो 6 माह से केस लंदन में एक कोर्ट में चल रहा था। वो केस चूंकि वहां चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, इधर मलेशिया की कोर्ट में भी उन्होंने फैसला जो है वो लेना था, यहां से भी केस चलाया हुआ था उन्होंने, और मलेशियन कोर्ट ने यूनिलैटरली उनके हक में फैसला कर दिया, उन्होंने उसी को उठा के आपके जहाज को रोक लिया। आपको नहीं पता था कि ये मामला जो है ये चला हुआ है, और ये
किसी ना किसी दिन जाके हमारे लिए मसला खड़ा करेगा। अच्छा, ये वही गुलाम सरवर खान जो इस वक्त मिनिस्टर है, ये वही मिनिस्टर है कि जिन्होंने पहले पीआईए के ऊपर जो स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर, जिसने आपकी पीआईए को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करवा दिया, और आपके पायलट्स के ऊपर उसने ऐसे तालियां बजा रहा है वहां पे खड़ा होकर, पार्लियामेंट में हंस रहा है अपनी गुर्बत के ऊपर, बेबसी के ऊपर, कि जी हमारे पायलट जाली हैं। बाद में ठुस हो गई जाके इसकी, और कोर्ट में जाके माफिया मांग रहे हैं, नहीं जी वो तो ये बंदे इतने नहीं थे, इतने। नॉनसेंस, स्टूपिड किस्म के काम। अब इस मिनिस्टर को नहीं पता था ये बात कि ये जो केस चल रहा है, हम इसको कंक्लूड करें मलेशिया के साथ हमारे ताल्लुका ठीक है। अभी महातिर मोहम्मद वहां से, आप पहले वो तंजन कह रहे थे हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन अब महातिर मोहम्मद होते शायद मसला सॉर्ट आउट हो जाता आसानी से, बट इवन देन हमारे उनके साथ ताल्लुका ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप उनके साथ बात करते हैं, वो आपकी एयरलाइन। मैं इसके ऊपर भी जरा अपना एक थोड़ा सा तज्जिया भी दूंगा, लेकिन अमीर जो सवाल एक आ रहा है कि सर, वो ऑडियंस में से भी एक सवाल है कि आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले वो कराची में एक जहाज क्रैश हुआ था। हम इस मलेशिया के तो पैसे वैसे देते रहेंगे, हम वो तो चले इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दे देंगे। तो जहाज क्रैश हुआ था ना कराची के, उसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक पब्लिश हुई है? पता लग गया कि उसमें असली में हुआ क्या था, क्या मामला थे? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है जी, अगर कोई ऐसी कुछ भी नहीं हुआ यानी कि सर वो एयर ब्लू भी गिरा था इस्लामाबाद में, ये होते रहे और इनका कुछ भी नहीं होता। और जो 200 फैमिलीज जो गई, हाँ 200 फैमिलीज गई, यानी कम से कम देखें कहीं पर भी अमेरिका, दुनिया भर में, मैं तो कह रहा हूं दुनिया भर में, अमेरिका की मिसाल छोड़ दें, जब ऐसे वाकयात होते हैं उसके ऊपर बाकायदा टीम बैठती है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आपने लाके प्राइम मिनिस्टर को या सदर को रिपोर्ट पेश करनी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। और कोई फॉलो अप हुआ? चले आपसे मैं ये पूछना, आपको पता कुछ फॉलो अप हुआ? नहीं, कोई फॉलो अप नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले जो आपके, जिसमें जुनैद जमशेद वाले वाकये में, जिसमें हाँ उसमें एक आई थी ये रिपोर्ट, लेकिन उसमें भी कोई खास सजा जजा, कोई खास सिलसिला नहीं है। और सजा जजा अगर सजा जजा हो तो ये वाकये होने रुके, वरना तो ये सजा जजा का कॉन्सेप्ट ही है कि जब सजा जजा नहीं है तो करते रहते हैं लोग, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको पता फिर गिरा दोगे, फिर घुमा देंगे और इसको और उसको पकड़वा देंगे। तो बस इसका मतलब है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा अगली दफा भी होगा तो बस हम मीडिया पे कुछ नहीं शुरू करेंगे। सर एयर ब्लू के टाइम पे यही कहा था फराज, एयर ब्लू के टाइम पे और हर दफा यही कहा जाता है कि जी अगली यही होता है हर दफा। अल्लाह ना करे कुछ होगा तो यही होगा। एक प्रोग्राम हम करेंगे, 4 प्रोग्राम अमीर अब्बास करेंगे शायद, और एक मेरे ख्याल से अमीर अब्बास ने यूट्यूब का वो करना है अपना सोशल मीडिया का क्लिप, और बाकी सब हम सब हजरात रोए पीटेंगे। और जिस तरह हम कोयटा वालों को कुछ दिन में भूल जाते हैं, इसी तरह हम उनको भी भूल जाएंगे। और 200 लोग, यानी कि मैं हैरान हूं कि ये बार बार ये वाकयात हो रहे हैं। और उसके बाद वो अमीर, अगर आपको शायद अंदाजा हो या पता हो कि वो जो जाली लाइसेंसेस का जो मामला था वो भी सॉर्ट आउट हो गया था फिर। जी वो तो कम निकले ना, वो इतने तो थे ही नहीं एक्चुअली पायलट्स को, जो 250 पायलट्स बना रहे थे वो सारे तो जाली नहीं थे, उनके डिफरेंट प्रोसेस में कुछ लोगों के मसाइल थे, लेकिन उनमें से जो एक्चुअली जो बिल्कुल हार्डकोर जाली पायलट्स थे वो तो बहुत कम थे। लेकिन इन्होंने चूंकि एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म का बयान आके पार्लियामेंट के फ्लोर पे दे दिया, और बाद में इनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी। प्राइम मिनिस्टर को भी कोई एहसास नहीं है कि भाई मेरे मिनिस्टर ने, देखो पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट का तकद्दुस, उस पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके आप इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। कम से कम आप, जिसने आप देखो ना, मिनिस्टर खुद तो काम नहीं करता, जारी बात है। मिनिस्टर को ये समरी किसी ने दी है सिविल एविएशन डिवीजन में से, सेक्रेटरी ने दी होगी, किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने, किसी ने दी होगी, भाई उसी को कम से कम सैक कर देते। कि इतना नॉनसेंस आदमी है वो कि वो मिनिस्टर को जाके एक स्टेटमेंट दे रहा है जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके कौम के सामने रख रहा है, और जिसकी रिपरकशंस इतनी हो सकती है, वो रिपरकशंस हुई। यूरोप में आपकी पीआईए बंद होगी, और कई जगहों से जो है वो आपका मजाक उड़ रहा है कि आपके पायलट्स जाली हैं। आप अरबों रुपए का जहाज और उसमें 400-500 मुसाफिर लेके आप उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, ये अजीब अली खान साहब, आपने जो सवाल भेजा था कि आप सवाल किया जाए ऑडियंस में कि मलेशिया में जहाज क्यों और किस वजह से जो है जब्त हुआ, तो उसका तो जवाब मेरे ख्याल से मीर अब्बास ने दे दिया आपको। और सलमान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी मीर अब्बास साहब से मुझे पहली दफा या शायद कभी मैं पहले इतना एग्री नहीं हुआ इतना मैं आज एग्री हुआ। बड़ी अच्छी बात है, अमीर अब्बास मजीद लोग आपसे एग्री हो रहे हैं। तो सवाल दूसरी तरफ मैं मेरी एक बड़ी ये मलेशिया के जो ब्रादर ममालिक के हवाले से जो बात हुई ना कि जी अगर होते महातिर मोहम्मद तो ऐसा नहीं होता। मेरी अपने एक सऊदी दोस्त से गुफ्तगू हुई और वो काफी पॉलिटिकली भी एक्टिव है। क्लियर करें क्या मेरे ब्रादर सऊदी दोस्त से ब्रादर सऊदी दोस्त से गुफ्तगू। उसको मैंने कहा यार तुम लोगों ने इंडियन चीफ को बुला लिया, इतना कुछ किया, हम तुम्हारे भाई ये वो सारी अपनी जो हमारा जो नैरेटिव है हमने को पेश किया। उसने आगे से बड़ा मुझे जवाब दिया। मैं चाहूंगा आप हजरात उसका जवाब दें क्योंकि मुझे चाहिए चीजें कि मैं उस तक वापस जाऊं।
उसने मुझे कहा, भाई फराज साहब, मामला कुछ इस तरह से है, आपके यहाँ से ज्यादा जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, और वो भी हमारे उतने ही बिरादर हैं जिस तरह आप बिरादर हैं। तो आप अगर बिरादर की बात करते हैं तो हमें हमें उधर की भी देखनी है। जहां तक कश्मीर पे आप कहते हैं हम आपके साथ नहीं देते, ये नहीं देते, तो अब आप अमेरिका के एलाय बने रहे, बड़े क्लोज एलाय बने रहे, आपने उनके लिए जंगे भी की, आपके साथ जंगे लड़ते रहे, लेकिन वो जब आपको कश्मीर नहीं दिला सकते, तो आप सऊदियों से या गल्फ कंट्रीज से आप किस तरह से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको जो है कश्मीर में आपकी हेल्प करेंगे? और अगर कश्मीर मिल जाता है तो आप कभी आपने ये तस्वुर किया कि अगर कश्मीर आपको मिल गया तो इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके ऊपर कितने जुल्म मजालिम होंगे? तो हमें तो उधर उधर की भी कहानी देखनी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी इंडिया की एक इंडिया बड़ी मार्केट है, उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जो है आईटी सेक्टर में, उनके अमेरिका के अंदर भी आईटी सेक्टर में उनके लोग हैं, यहाँ पर भी आईटी सेक्टर में हमें बड़ी मार्केट है, तो उसी तरह से हमें भी ट्रेड करनी है, हम चाहते हैं आप भी ट्रेड करें। आप चीन आपका बड़ा पक्का दोस्त है, चीन ने कौन सा आपको कश्मीर दिला दिया? चीन भी नहीं दिला सका आपको कश्मीर। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि चीन की और इंडिया की जो ट्रेड है वो आपकी ट्रेड से, आपकी और चीन की ट्रेड से कोई तकरीबन 15 गुना ज्यादा है। इस जंग के बाद भी कोई तकरीबन 80 बिलियन की वो इंडिया और चीन की ट्रेड है। इन सब चीजों के बावजूद भी तो चीन आपका दोस्त है, उससे भी आप सीखिए। तो अमीर अब्बास साहब, ये मैं क्या जवाब दूंगा उसको, जरा कुछ मुझे बताइए। मैंने कोशिश भरपूर की सर ये जवाब देने की। देखिए, एक होता है सतही किस्म का तज्जिया, एक होता है पढ़ा लिखा तज्जिया। तो मैं दरमियानी तज्जिया करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। देखिए, चाइना जो है ना वो ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करता है। पहले तो ये अपने जहनों से ये खबस निकाल दें कि चाइना ब्लॉक पॉलिटिक्स करता है, जैसे अमेरिकन ब्लॉक, फलाना सोवियत यूनियन ब्लॉक। चाइना कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करता। चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं आते। उसका एक अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है तो ये थोड़ा हो सकता है कि जाके चीन जो है वो भारत के यहाँ चमाट करवाएगा और कहेगा कि जी निकालो, अभी इनके सामने रखो। भारत सही बात। आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा मुल्क है, वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उसकी पुष्ट पे अमेरिका और रूस खड़ा हुआ है, उसकी पुष्ट पे पूरा वेस्टर्न यूरोप खड़ा हुआ है। अब उसको क्वाड ग्रुप बनाया जो अमेरिका ने, जिसमें 4 मुल्क हैं, दुनिया के 4 मुल्क हैं, उनमें से एक इंडिया है। वो जापान, साउथ कोरिया के लेवल पे देख रहा है अमेरिका इंडिया को। क्या पिद्दी का शोरबा, आपकी हैसियत क्या है? आप चले हैं कश्मीर छीनना है उससे, और चीन जो है वो जाके आपके लिए वहां पे जंग। चीन की तो तारीख है कि वो इस तरह से जंगे नहीं लड़ता। चीन की तो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज ही नहीं रही है। उसने कहा किया चीन ने, बल्कि तो चीन के ऊपर कब्जा होने जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, जब जापान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे वो तो चीन को कब्जा करने जा रहा था। तभी तो जाके उसके ऊपर जो है वो अमेरिका ने एटम बम गिराया था। तो ये तो सवाल ये है कि मैं आपकी मेरी कई दफा इस पे गुफ्तगू भी हो चुकी है। जब आप अमेरिका आते हैं, और बड़े अरसे से आप नहीं आए, अब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आराम से गुफ्तगू भी होगी कि सर चीन से हम ये तो सीख सकते हैं ना कि जो एक माशी मॉडल है, एक मईशत की डिप्लोमेसी होती है, वो इकोनॉमी पे उनका जो प्रायोरिटी नंबर 1 होती है, तरजीह उनकी जो पहली होती है वो माश को बढ़ाना, इकोनॉमी को मजबूत करना है, उसको मजबूत रखना है। और उसकी हालत ये हो गई है कि अब जो है कहा जा रहा है कि अगले 5 से 6 सालों में अमेरिका से मजबूत इकोनॉमी, उनकी बड़ी इकोनॉमी चीन की हो जाएगी, जो कि होती हुई अब नजर भी आ रही है। तो सर हम तो ये तो सीख सकते हैं कम से कम। बिल्कुल, वो तो देखे ना, प्राइम मिनिस्टर उसको कई दफा कोट कर चुके हैं कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। चाइना जो है वो एक मैन मेड मिरेकल है। अच्छा, मैन मेड मिरेकल है, तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अच्छा, मैं सवाद आपकी तरफ आता हूँ, जरा आपके भी इस पे तज्जिए चाहूंगा। और दूसरी बात ये कि मुझे एक ट्वीट बड़ी इंटरेस्टिंग मिली, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को कोई ये बता दे, कोई इस्लामाबाद में मेरा आपके कोई दोस्तों के मईशत होता है, माशियत नहीं होता। तो इसकी ऐसे तो बहुत सारे लफ्ज़ मैं बता सकता हूँ। हर इंटरव्यू में जो है ये माशियत होता है, तो कम से कम ये तो बुनियादी चीज है। माशियात और मईशत के बीच का उन्होंने वही, जैसे अमीर नहीं कह रहे थे कि यार ना चील ना चिड़िया, कौवे की बात, वो वाला सीन। यार उस पे हमारे दिलार फिगार साहब का शेर था, उसी जो एक जमाने में कॉपीज चल रही थी कि जो तीतरो चकोर हैं वही पकड़े इनको जो चोर हैं। मैं चकोर के क्या करूं, मेरी फाख्ता कोई और है। तो वो इमरान खान साहब की जो फाख्ता है वो मेरे ख्याल से हम आपसे कुछ मुख्तलिफ है। जिस तरफ आप जाएंगे वो मुआशियत की अगर आप बात करते हैं तो भैया मसला तो मुआश का ही है ना यहाँ पे। उसके आगे आप क्या करेंगे? दूसरी चीज ये जो पद लगा दे, हाँ जो भी है
खैर, तो वो जिसकी आपने बात की, देखें, हम पाकिस्तान के तौर पे या किसी पाकिस्तानी के तौर पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हमें मदद करे कश्मीर लेने में। मसला कश्मीर का हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ही है और उसको हल उसी तरह से करना पड़ेगा और कश्मीरी अवाम की बेहतरी के लिए करना पड़ेगा। इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। बात जब होती है सऊदी अरब से या अमेरिका से, तो बात यह है कि पाकिस्तान, मैं आमिर साहब से भी थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बड़े 4 मुल्कों में से नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े 6-7 मुल्कों में से तो है ना भाई। और हम खुद अपनी अहमियत भूल गए, हम खुद अपनी, जिसे कहते हैं ना, पॉलिसियां भूल गए। अब रिएक्शन में ही, कहते हैं ना, जिद्दी बच्चे वाली ही रिएक्शंस दे रहे हैं। और उसमें वही है कि जिस तरह की हमने अपनी लीडरशिप चुनी है, उसी तरह की बात हो रही है। अब आपकी लीडरशिप आपने पिछले सेगमेंट में भी देखा, सिर्फ इस पे अड़ी हुई है कि हमारा अपना, मतलब कोई अना पे अटका है, कोई अपने अच्छा, जाती फायदे नुकसान पे अटका हुआ है। मैं इधर आप ऑडियंस के सवाल और जवाब की तरफ आ जाऊं। समय पहले जो सवाल है कि जिब्रान के साथ पूरा शो आप लोगों का नहीं हो पाया था, लाइट चली गई थी, वो कब होगा? तो अब कोशिश करेंगे जिब्रान जल्द से जल्द आ जाए। अगली दफा जिब्रान को लेके हम आ जाएंगे। मालूम करते हैं अगली दफा लाइट कब जाएगी, तब लाएंगे अगली दफा कब जाएगी लाइट। अच्छा, शारिक की मूछें कब निकलेंगी वापस, तो उस पर बात हो जाएगी। अमीर अब्बास साहब से आप ये पूछेंगे, भाई इधर उधर की बात नहीं, सीधी सी बात है, पैसे बनाए मुल्क और हम मजे करें, हमें लड़ाई झगड़ा करने का शौक नहीं है। अमीर अब्बास ने शायद इसी तरह की मिली जुली बात आपसे कही थी कि हाँ भाई पैसे बनाए, अपने मुल्क की हालत बेहतर करें। और फिर ये कि इस पे आप लोगों ने अभी तक जो है ब्रॉडशीट के ऊपर बात नहीं की, डिस्कस करें ब्रॉडशीट। तो ब्रॉडशीट इतना डिस्कस हो चुका है कि अब हमने सोचा कि हम क्या ब्रॉडशीट को डिस्कस करें। लेकिन अगर चंद जुमलों में अमीर आप साहब का जवाब दे दें ब्रॉडशीट को पे क्या होने जा रहा है। अच्छा, एक तो मैं जो सबात भाई ने फरमाया कि हम अगर चलें 4 में नहीं तो हम 6 में हैं। देखिए दुनिया आपको कैसे देखती है। आपके यहाँ अगर 22 करोड़ लोग हैं और आप दुनिया की छठी बड़ी कौम है, लेकिन अनपढ़ कौम है, जाहिल कौम हो, जज्बाती कौम हो, गुसीली कौम हो, अदम बर्दाश्त वाली कौम हो, बदतहजीब कौम हो, बदतमीज कौम हो, तो उसको दुनिया में कहां, उसको किस नजर से देखा जाएगा? 5.5 लाख आबादी है सर लुक्समबर्ग की, 5.5 लाख, पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटी, दुनिया की वेल्थिएस्ट नेशन है, वेल्थिएस्ट नेशन। सर दुनिया आपको रेट करती है कि आप बताएं आप हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं। कैसी बातें कर रहे हैं अमीर अब्बास? हम तो जो है दुनिया आपको कहती है कि बताएं कि आप प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में कहां खड़े हैं, बताएं। दुनिया कहती है कि बताएं कि आप सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं। दुनिया कहती है बताएं आप हेनले एंड पार्टनर्स के पासपोर्ट इंडेक्स में कहां खड़े हैं। फिर हम मानेंगे आप। इख्तिलाफ असल में आप ये सब तब कह रहे हैं जब तक आपने अल तगरल नहीं देखा। देखे जाके आपको पता चलेगा कि आप क्या है। भाईजान हिंद करनी है अमीर अब्बास, अभी हमने गज़वा हिंद करनी है सर। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, आप भूल जाते हैं सारी की सारी बातें। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, कोई मामूली लोग थे अभी। आप भाईजान एक मिनट इसलिए कह रहे हैं यार, भाई बात सुने सबात भाई, यार वो ज़ैद अहमद लाए ना जरा, इनको पता है उनसे पूछा था। ये आपने वो गज़वा हिंद लड़ने से पहले, अभी आपने गज़वा हिंद लड़ने से पहले ये आपने अभी वो हिंदुओं के मंदिर पे या क्रिश्चियंस के ये चर्च के ऊपर अभी कर दिया आपने। ये कहां पे करक में या कहीं अटक वटक पे? आप मेरे अपने भाई का एक छोटा तजिया सुन लीजिए। वो तो शुगर है मौत था, और उसके बाद वो मौलाना हजरात सब तस्वीर में नजर आ रहे थे, वीडियो में नजर आ रहे थे, वरना हम कहते हैं इसके ऊपर भी हिंदुस्तान की साजिश है। ये सब के सब जो है, ये धमाका जो हुआ है मंदिर के ऊपर, ये हिंदुस्तान ने खुद कराया है, और बड़े लोग उस पर आमन्ना सदक ना कहते। मतलब तो उधर भी तो पुलवामा टाइप चीजें हो रही है ना यार। वो तो इधर उधर दोनों ही इस तरह के भंड चल ही रहे होते हैं। उसमें मेरे ख्याल से आमिर साहब की एक बात थी कि जो इन्होंने कहा ना कि अनपढ़ कौम है। हमारी जब तक अपनी तरजीहात सही नहीं होंगी तब तक कौम सही नहीं होगी। मैंने ये कहा कि बड़ा मुल्क है, लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि वो मुल्क सही सिमत पे चल रहा हो ना। देखें, और उसमें मेरी एक वो भी होती है, जब आप तालीम की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, सकाफत की बात करते हैं, वो अवाम की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब अवाम की प्रायोरिटी नहीं होगी, हमें याद है यार 80s में भी 90s में भी
जिस तरह से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो हशर था, गोलियां चल रही थी और वो सब हो रहा था, वो किसकी तरजीह थी? मीडिया भी हमें ये बता रहा था कि वहां पे तो सरकार ने आपको बाहर निकाला। हम देख रहे हैं एनईडी से यार, हमारे अपने सीनियर्स ने जान पे खेल के हमें बाहर निकाला जब गोलियां चलना शुरू हुई। अमीर अब्बास की बात गोलियां से एक हमारे शेर सुन 80 से चल एक शेर बड़ा आ इसमें रहा है, आतिश का शेर है कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल्क़े खुदा गायबाना क्या। गायबाना नहीं, अब वाह तो वाह वाह, गायबाना नहीं है भाई, अब मुंह अब पे तो बात मुंह पे करती है दुनिया। अब मुंह पे बात करती है। कोई गायबाना नहीं है, वो मुंह पे बात करती है। आप रोग स्टेट बन जाएंगे, आप फेल स्टेट बन जाएंगे, दुनिया मुंह पे कहती है आपको। अब वो गायबाना वाली बात नहीं है। गायबाना से नहीं भी हम देखिए, आगे चलेंगे। उसमें फराज साहब मेरी बात सिर्फ ये थी, अगर आपने गौर से सुना, एक जुमला जो मैंने कहा था कि हम खुद अपनी अहमियत भूल गए, हम अपना मर्तबा भूल गए। मसला ये है, वो ये कोई और तो बाद में हमें क्या अच्छा सोचेगा मुझे तो फिक्र नहीं है, कोई और आपके बारे में अच्छा, सोचेगा, आप खुद मैं भी तो एक अपनी बड़ी इज्जत करें। इंटरेस्टिंग डायनामिक्स आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप सब हजरात दुनिया देखे हुए हैं। सर ये यही पाकिस्तानी को जब हम उठा के दुबई लेके जाते हैं, जब हम इसको यूरोप लेके जाते हैं, इसी पाकिस्तानी इन्हीं लोगों को जब हम अमेरिका में रखते हैं, तो आपको इस बात का शायद पता हो, अमेरिका और यूरोप के अंदर, खासकर अमेरिका में, पाकिस्तानी कम्युनिटी सक्सेसफुल कम्युनिटीज में आती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी वो कम्युनिटी नहीं है कि यहाँ की अमेरिका की जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज में नहीं है, प्रिविलेज कम्युनिटीज में पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुमार, बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये यहाँ पाए जाते हैं। होगा इक्का दुक्का हमारे यहाँ होंगे ऐसे लोग भी, लेकिन ओवरऑल कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मजबूत कम्युनिटी। तो यही लोग ये बाहर ममालिक में आके एक्सेल कर जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। यही लोग पाकिस्तान में जब होते हैं तो वो मामला नहीं होते। तो सर ये तो बसें मामला चला रहे होते हैं। हाँ। बसें भी चला रहे नजर आते हैं, आपको हर तरह की तशद्दुद करते नजर आएंगे। बल्कि ये एक बड़ा अजीब अलमिया है कि यही कराची की कुछ 1.5 घंटे कराची टू दुबई की फ्लाइट है, यही लोग जब 1.5 घंटे के बाद दुबई में लैंड करते तो वहां पर कचरा फेंकते नजर नहीं आते हैं, वहां पर कोई ऐसे मामला नहीं है। तो क्या 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 मामला, क्या मतलब वहां एकदम यार सॉफ्टवेयर क्यों अपडेट हो जाते हैं? यार इस पे मैं आपको कहूंगा, ये जो एक आध दफा बात हुई है, बल्कि पिछले हफ्ते जो हफीज पासा साहब हमारे एक शो पे आए थे, कि ये हमारा जिसको कहते हैं इमरानी मुआहिदा जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का, वो इमरान टूट खानी गया। वाला इमरानी तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा वाला भैया। तो अच्छा। वो जो एक कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में, जैसे मैंने कहा, हम अपनी इज्जत भूल गए हैं, अपना जो मुआहिदा है वो तितर बितर हो गया कि क्या। क्योंकि देखें, टैक्स जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो एक बड़ी घिसी पिटी सी एक जिस कहते हैं मिसाल है कि हमारे यहाँ टैक्स देने की शरह सबसे कम है, लेकिन सदका खैरात देने की शरह सबसे ज्यादा है। वो इसीलिए है कि आवाम जो है वो अपनी हुकूमत या अपने इख्तिदार में जो लोग हैं उनसे उनकी ट्रस्ट नहीं करती। एक डिस्कनेक्ट है कि अब वो जब हर कोई भाई कहते हैं ना, याशे एक अपनी देख, अपनी अपनी देख रहा है आदमी, भाई अभी तो कुछ उससे दिन पहले फिर शब्बर भाई आपका का तजजिया सुना था ना आपने? शब्बर भाई ने बताया था टैक्स में क्या क्या मामला चल रहे हैं। टैक्स में बहुत सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं अवाम को अगर ये पता हो कि मेरी एक तो ये कि मैं जब पैसे दूंगा तो वो इस्तेमाल होंगे, दूसरे अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो वो उसकी कोई काबिल कॉन्सिक्वेंसेस पकड़ है, जजा सजा जो है। आप बात कर रहे थे ना, बिशारक भाई कह रहे थे कि यार जब किसी चीज का कभी कोई, जो कहते हैं ना, मकाफात अमल नहीं होगा, तो फिर क्यों आदमी किसी चीज को फॉलो करे। और ये चीजें या तो आप सोसाइटी से लेके आए, या मतलब कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उसमें फिर बात वहीं पे जाके टूटती है कि आपने जब आवाम को ये दिखेगा कि हमारे कहने से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर हर कोई अपनी अपनी देखेगा ना। सही। अच्छा, मैं जरा अमेरिका की तरफ आ जाता हूँ और अमेरिका के हवाले से जो सवालात आए और जो भेजे गए, और उसमें एक तो सवाल ये है कि जी बाइडेन साहब का कश्मीर पे जो मौक़िफ़ है, तो कुछ हेल्प वेल्प कुछ क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट को क्या प्रेशर में एस्टेब्लिशमेंट आएगी? किस तरह के मामलात होंगे? और वो ज़रदारी और बिलावल साहब का जो इन्विटेशन था, उसकी तो खैर पोल पट्टी वैसे भी खुल गई है कि उसमें कितनी हकीकत थी। लेकिन सब लोग ये कह रहे थे, एक जो सवाल जो मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग आया था कि जी ये बाइडेन के खिलाफ यहाँ पर मुकदमे तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो एक चोर डकैत को जो है अपने, और एक करप्ट आदमी को अपने इनॉग्रेशन पे बुला रहा है। तो अब देखिए, हम ये समझते हैं कि वहां पर शायद सब लोग इतने ही कंसर्न रहते हैं कि जी जरदारी साहब या कोई चला जाएगा तो ये मामला हो जाएंगे, बल्कि यहाँ तो लोग जरदारी को जानते भी नहीं है। तो अमीर, मैं पाकिस्तान में जो लोग हैं बाइडेन साहब के आने के बाद, क्या किस तरह के वो मामलात हैं कि जी कि ट्रम्प साहब से बड़ी अच्छी मामलात थे हमारे, बड़ी कहते थे केमिस्ट्री जो है इमरान खान साहब की और ट्रम्प की मिलती है और सब चीजें थी, वो केमिस्ट्री तो गई। और बाइडेन साहब के बारे में कम से कम आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पॉलिसीज होंगी। ट्रम्प साहब का ये था कि आपको पता ही नहीं है कल सुबह उठ के वो क्या ट्वीट करेंगे।
मैं एक बात अमीर के जवाब से पहले कहना चाहूंगा भाई, जब मैंने देखा ना उनके यहाँ जो सब अंदर घुस रहे हो कैपिटल हिल का सीन, अल्लाह की कसम ऐसे कोई दिल को ठंड मिली। मुझे सारे बचपन के वो दोस्त जो अमेरिका शिफ्ट हो गए कहते थे अबे तुम लोग क्यों क्या इस शिट होल में रह रहे हो यार, पाकिस्तान में रखा गया, देखो यहाँ तुम्हारे यहाँ पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। तो और मैं यूं अंदर भंगड़े चल रहे थे, सॉरी यार आप लोग अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, बहुत सर खुशी हो रही थी। आप अभी उसमें फिक्र नहीं कर रहे हैं, आपको अमेरिका तोड़-फोड़ के लिए बुलाया जाएगा अभी आपको। हाँ नहीं हमें नहीं तोड़ फोड़ा, हमारे ऊपर अकेली गाली नहीं पड़नी चाहिए भाई, तुम लोग भी गंदे हो, सब गंदे अच्छे हैं यार। हमारे ये थोड़ी ना हमारे अंदर बुराई है। एलईडी यूनिवर्सिटी के हमारे एक बुजुर्ग हैं जो हमेशा से कहते थे यार विलायत बनेगा पाकिस्तान। सर ये आपकी जो ख्वाहिशें हैं ये हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही हैं। आप यकीन करें, मैं अब से 10 साल पहले जब मैं यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस जाया करता था, और वो सफर अमीर अब्बास ने भी किया हुआ है, कि उसमें हम लोग जब बीच में रुकते थे तो मैं डर महसूस नहीं करता था। कई बार भी जहां पर दिल चाहे रुक कर जो पेट्रोल और गैस भरवा ली और कुछ खाना पीना कर ली। अब उतरते हुए थोड़ा डर लगता है कि भाई यहाँ मामलात कुछ खराब है, क्योंकि अब स्किन से पता लगता है कि हम क्या है। अच्छा, मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है तो अब डर महसूस होता है, पहले नहीं था। ये तो अमेरिका तब्दील तो हो गया है। ट्रम्प साहब व्हाइट हाउस से गए हैं, अमेरिका से कहीं नहीं गए हैं। और जैसे मैंने कहा, कुछ पता नहीं है कि डीजे बट और इन सब मामलात सबसे कंसल्टिंग ली जाए और कुछ धरने वरने की मामलात यहाँ हो सकते हैं। अमीर अब्बास, और क्या धरना हो गया यार। अच्छा, एक अगर आप इजाजत दें तो जो पहले आप लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से लोग जब वहां जाते हैं तो वहां तो बहुत सुधर जाते हैं और बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। देखिए, एक चीज है जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। ये है उन मुआशरों का, उन रियासतों का जेवर। 2011 में लंदन राइट्स हुए थे। रात को कुछ लंडनर्स निकले, जिनमें से मोस्टली जो थे वो नॉन वाइट थे। उन्होंने पेट्रोल पंप्स लूटे, दुकानें लूटी, गाड़ियां लूटी। उन्होंने 24-24 घंटे अदालतें चलाई। सीसीटीवी कैमरा से लोगों को ट्रेस किया। 24-24 घंटे 3 शिफ्टों में अदालतें चलाई और 3 हफ्ते में उन्होंने पूरे लंदन को सीधा कर दिया था। यह है रूल ऑफ लॉ। जो आप अमेरिका में इस वक्त 2 लोग बैठे हैं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप अमेरिका से रूल ऑफ लॉ हटा दें, उठा लें 30 सेकंड के लिए, धड़ाम से अपने पैरों पे गिर जाएगा अमेरिका। इसकी 50 रियासतें 500 टुकड़ों में बट जाएंगी। जहां आप लोग बैठे हैं कैलिफोर्निया में, आपको याद है 1848 में जब यहां पे गोल्ड रश हुआ था, 4000 लोग इन्होंने मारे थे। 4000 लोग इसी कैलिफोर्निया में, और ये खासतौर पर सैन फ्रांसिस्को में जहां फराज आप बैठे हैं, 4000 लोग 10 सालों में सोने पे झपटे थे। ऐसे ही 96,000 लोग इनके मर गए थे दौलत के लालच में। 1 लाख बंदा मरा था। ये इतनी वैशी और दरिंदे किस्म के लोग थे। इनको किसने सुधाया है? और उससे पहले इन्होंने रेड इंडियन से क्या असर किया था? क्या असर किया था उनके साथ? आज भी वहां पर म्यूजियम्स में बच्चों को लेके जाया जाता है, दिखाया जाता है कि हम चाइनीज से यूं गुलामी करवाया करते थे। स्लेवरी के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स हुई है 18th-17th सेंचुरी में। कहते हैं ना, रेड इंडियंस की तो पूरी नस्ल कशी, बिल्कुल नस्ल कशी हुई है यहाँ पर। पूरा जेनोसाइड उनका हुआ और पूरी पॉलिटिक्स हुई थी कि गुलामी को खत्म करना है या नहीं करना। डिवाइड हो गए थे आपके अमेरिकन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस। कैसे उन्होंने इस कौम को सीधा किया। आज ये दुनिया की इमामत कर रही है हर चीज में बैठ के। तो वो जो इनका था ना कि हमने, ये खुद तो कह रहे थे हम चोजन है, हमने दुनिया को बताना है कि दुनिया कैसे चलेगी। आज वो बता रहे हैं। तो यहां से जो लोग वहां जाते हैं, वो दरअसल वो सोसाइटी है जिस सोसाइटी में वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। उस सोसाइटी की कुछ वैल्यूज हैं। जैसे कनाडा जो है, वो क्या कहता है दुनिया के बारे में? वो कहता है कि वर्ल्ड नीड्स मोर कनाडा। दुनिया को कनाडा की जरूरत है, क्योंकि कनाडा के पास कुछ वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज दुनिया की जरूरत हैं। तो दुनिया को कनाडा की जरूरत है। यार आपके पास क्या है? क्या है सेलेबल आपके पास? क्या दिखा सकते हैं आप दुनिया को अपनी कौम के हवाले से? तो यहां पे भी अगर वो रूल ऑफ लॉ हो तो ये कौम भी टेम होगी। जैसे जानवर को आप सुधाते हैं ना, टेम करते हैं। इंसान जानवर है, इसको टेम किया जाता है, वो रूल ऑफ लॉ से टेम किया जाता है।
वो वैल्यूज से को इनकलकेट किया जाता है कौमों के अंदर। क्या किया था ली कुआन यू ने? जो सिंगापुर था, ये रेड लाइट एरिया था गोरों का, फांसी का अड्डा था। पूरी इस पूरे यहां पे जहां गोरे ने कॉलोनीज बनाई हुई थी, यहां से उठ के जाता था, वहां याशी करता था पोर्ट पे। ये बात ये बताना जरूरी है कि अभी हुआ है ये, पिछले कोई तकरीबन 40 सालों में, 40 से 50 सालों में हुआ है। हमारी वो जारी बात है, आजादी 65 के बाद ही जाके वो लैदा हुआ है ना, आजाद हुआ मलेशिया से। मतलब जितना अरसा हमने बिगड़ने में लगाया उसने उतना ही अरसा सुधरने में लगाया। पॉइंट सुधरने में लगा दिया। उसने क्या किया? उसने किस तरह कवानीन बनाए? उसने कानून बनाया कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको फ्लश करेंगे। ये कानून बना, लिखा, फ्लश करके किए बगैर बाहर निकलेंगे, बाहर टिकट मिलेगी। सड़क पे थूकेंगे, टिकट मिलेगी। वहां पर आप च्युइंगम नहीं फेंक सकते। च्युइंगम नहीं खा नहीं सकते, च्युइंगम तो खा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते ना, ले जा नहीं सकते आप। बिल्कुल ऐसे सही फरमा रहे हैं। तकरीबन ऐसा होगा जैसे बंदा नहीं, एक पाकिस्तानी खड़ा होगा चर्च के चक्कर में और आप च्युइंगम के चक्कर में खड़े होंगे, वो वाला चक्कर। हाँ, तो यूं उसने जिस तरह उंगली पकड़ के, ये उंगली पकड़ के ना, मां जिस तरह बच्चे को चलना सिखाती है, ली कुआन यू ने उंगली पकड़ के कौम को चलना सिखाया, नैपकिन लगाना सिखाया, कांटा चम्मच पकड़ना सिखाया। ये होता है लीडर, ये होती है। मैं जरा थोड़ा लीडर आ जाऊं, क्योंकि अभी यहाँ पर फतवे लगना शुरू हो गए कि यहाँ पर हम बैठ के बहुत ज्यादा मायूसी फैला रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना पाकिस्तान की कमजोरियों पे बात कर रहे हैं और झूठ बोल रहा है जिसने कहा है। मैंने बात की है, मैंने पॉजिटिविटी, मैंने तगरल मैंने इंट्रोड्यूस किया आज के शो में। सर आज पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, गलत पॉजिटिविटी फैलाने में शारिक महमूद ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मैं, अमीर अब्बास और सबाद, आप भी किसी हद तक जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आप जी, आप मायूसी की बातें कर रहे हैं। आप जो है भाई मायूसी की इन्होंने नेगेटिविटी का, मैं आपको और पॉजिटिव बात बताऊं। शुरू में इन्होंने बात की थी नदीम अफजल चंद की। आपको पता है इतना बेसिक तरीन में सीपैक के अंदर उनका इतना अच्छा यूज होता कि भाई जैकी चैन नदीम अफजल चंद कहते हैं, पाकिस्तानी काउंटर। तो हम क्या करें? अपने अपने चैनल जी, चल मेरे चलें जी। मैं अब अच्छा, दूसरा जी हमसे ये बताया, हमारे एक हिंदुस्तानी दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि फराज साहब आपने चाय वाय की बात करें, पाकिस्तान में सब में अच्छा हलवा कहाँ मिलता है? सर अगर आपने कहीं नहीं खाया तो आप अगर कहीं पर बाहर मुल्क में, मुल्तानी हलवा हमारे यहाँ का बड़ा मशहूर है, हैदराबाद की रबड़ी बहुत मशहूर है, तो हम जरूर ट्राई करें। ये टी हाउस है, इसमें हम अगली दफा हलवा भी लेके बैठ जाएंगे। मेरा एक सवाल है, मुल्तानी हलवा में अगर कोई एक्सपर्ट हो, पहले जब हम सोहन हलवा वहां से जाके खरीदते थे, मशहूर होता था, तो सोहन हलवा ऐसा होता था दांत बिल्कुल फ्लैट हो जाते थे, इवन हो जाते थे। नाउ व्हाट दे डू इज हबशी हलवे के ऊपर वो ड्राई फ्रूट डालते हैं, कहते हैं ये है सोहन हलवा। तो मुझे जो याद है, क्या मुझे गलत याद है यार? मेरे साथ तो वही होता है ना, जिससे दांत फ्लैट जाते हैं, सोहन हलवा वही होता है ना। ये तो मैं अच्छा, मैंने जो खाया है वो ब्राउन रंग का होता है वो भाई। अब वो नया है, वो है, हाँ, वो वैम्पायर्स और उसकी तरह इवॉल्व हुआ है। तो उन्होंने हबशी हलवे के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के कहना शुरू कर दिया ये है सोहन। यूज्ड टू बी वो जो बिल्कुल फ्लैट कर देता दांतों को यार, वो होता था सोहन। लेकिन अब इसमें एक शो बनता है यार। मैं कह रहा हूँ बहुत मसला है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, माशियत पे असर पड़ेगा। ये बात करनी चाहिए। थोड़े कवानीन वगैरह बनने चाहिए ना, कंट्रोल करना चाहिए। जैसे वो फ्रेंच वाले लोगों ने कह दिया ना कि खास जगह से जब शराब आएगी तो उसको शैंपेन कह सकते, तो हमारे यहाँ भी कुछ कवानीन होने चाहिए कि सोहन हलवा क्या होता है, कौन करेगा। दैट्स राइट। बिरयानी को आप सबसे पहले इंटरनेशनली आप वो कराएं ब्रांडेड कि दिस इज अ प्योर कराची पाकिस्तानी प्रोडक्ट। मैं यकीन करें अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को ये कहता हूँ, और कि भाई खाने और मिठाइयाँ जो है, मुझे तो कम से कम अपनी की ज्यादा अच्छी लगती है, और हमारे हिंदुस्तानी कुछ दोस्त हैं। खैर हिंदुस्तान में भी बड़ी अच्छी मिठाई पाई जाती है, बहुत अच्छे खाने पाए जाते हैं, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत मजेदार चीजें पाई जाती हैं। फराज आपको एक बात पता है कि जो दिल्ली की नहारी है वो और कराची की नहारी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अलग हो चुकी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वो इवॉल्व हुई और यहाँ के हिसाब से तो हैवी स्पाइसेस है, वहां वाले मुझे बताते हैं। एक और बताऊं, आम जो हिंदुस्तानी है वो निहारी को समझता है कि ये पाकिस्तानी डिश है। उनको पता ही नहीं कि निहारी का जो हिंदुस्तानी ये समझते हैं, हम समझ रहे हैं वहां से दिल्ली से निकले हम वो तो अब क्योंकि वहां पर आम तौर पे निहारी नहीं खाई जाती, हमारे खाई जाती है। अच्छा मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि यार क्या दिल्ली की निहारियों की अच्छी बात है, मैं ले आया था। ये इस्लामाबाद में कोई निहारी वारी मिलती है मेरा बस आप पॉजिटिविटी। हाँ मिलती है उसका, और पुलिस वाले खाने जाते हैं और उसके बाद अगर कोई काले शीशे वाली गाड़ी हो तो मसला हो जाता है, ख्याल रखिएगा। सर मैं इसको अगले शो में बताऊंगा कि निहारी खाने के बाद जो प्रोडक्टिविटी होती है ना,
उस पे कभी मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मैं बड़े पुलिस के दफातर पे भी जा चुका हूँ, ब्यूरोक्रेट से भी मिल चुका हूँ, और जब वो दोपहर को जो खाना खाते हैं ना, उसके बाद चाहे वो करप्ट हो या ना हो, प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। इस पे हम हाँ नहीं नहीं सच है, मतलब बात करनी चाहिए। मतलब आपको हम खिला दें यार दोपहर में, आप क्या प्रोडक्टिविटी करेंगे? आप करप्शन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, और सिर्फ उसके बाद सोएंगे आप। सिर्फ भाईजान सिर्फ मंजी आती है दिमाग में और कुछ नहीं आता हाँ, दोपहर की नारी खत्म के हो गई बाद। बात। मैं बस 5 मिनट में ये अमीर अब्बास, आप ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बाइडेन साहब आ गए हैं, देखिए बाइडेन साहब की चीजें प्रिडिक्टेबल हैं, और पता है कि बाइडेन साहब किन किन क्या क्या काम करेंगे, और स्टिमुलस पैकेज वगैरह वो तो अमेरिका के था, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि वो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर है, अफगानिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो कि ट्रम्प साहब तो अफगानिस्तान तो दूर की बात, वो कुछ भी मेरे ख्याल से अच्छी तरह नहीं समझते थे। तो इस पे जो मामलात हैं पाकिस्तान के, जो हमारे यहाँ जो पावर हाउसेस हैं, उसमें क्या क्या फीलिंग पाई जा रही है बाइडेन के हवाले से? देखें, एक तो है पाकिस्तान के अपने हालात, एक है पाकिस्तान के नेबर्स के हालात। तो पाकिस्तान को दो तरह से आप देखते हैं ना, कि क्योंकि नेबर्स के साथ अगर अमेरिका के हालात ठीक होंगे तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो जो ट्रंप ने प्रोसेस शुरू किया विड्रॉल का, मेरा ख्याल है ये उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अब आखिरी फेज में है। और ज़ल्मे खलीलजाद कई दफा पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और बड़ी खुल के उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के बगैर शायद ये हम जो है वो अचीव ना कर पाते। तो एक्नॉलेजमेंट है, जाहिर बात है इस पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ईरान के हवाले से जो ट्रंप ने ओबामा का 2016 का जो इनके साथ P5+1 का जो एग्रीमेंट था, उसको इसने रिवोक किया था यूनिलेटरली। मेरा ख्याल है इसको वो कह चुके हैं जो बाइडन, कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको वापस रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि बाकी सारे मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि इसको किया जाए। उन्होंने रेजिस्ट भी किया था, लेकिन चूंकि ट्रंप ने कर दिया था, वो इसलिए उसे कुछ रोक नहीं सके थे। तो ये दोनों तरफ मुझे लग रहा है कि हालात ठीक रहेंगे। चाइना के हवाले से उनकी पॉलिसी ऑब्वियसली यही रहेगी कि 2025 में चाइना जो है वो अब बाकायदा तौर पे डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, तो वो चाइना को कंटेन करेंगे। जहां तक पाकिस्तान की अपनी बात है, तो जो बाइडन जो है वो लोग ये तो जानते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे पाकिस्तान आए थे। बहुत से लोग नहीं जानते कि ये 2008 के इलेक्शन से पहले ऑब्जर्वर के तौर पे भी पाकिस्तान आए थे, इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे। तो ये पाकिस्तान के साथ इनका एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। बल्कि इनको फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने हिलाले पाकिस्तान भी दिया था इनके ऑब्जर्वर के रोल के बाद। तो और एक और पाकिस्तान बहुत को अच्छी तरह बताना जरूरी है यहाँ पर कि जब आपके जो हमारे अशरफ गनी से पहले जो थे हमारे करजई साहब, हामिद करजई, जब शिकायतें लेकर गए थे और उन्होंने बहुत सारी शिकायतें की थी इनसे जो बाइडन साहब से, जब जो बाइडन साहब ने काबुल का विजिट किया था, तो बहुत सारा पंडोरा बॉक्स खुला था, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शिकायत की थी। तो आखिर में उनका बड़ा एक अहम जुमला जो कि अमेरिकन मीडिया में कोट भी हुआ, कि जो बाइडन साहब ने फिर हामिद करजई को कहा था कि तुम्हारी सारी शिकायतें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान हमारा बड़ा पुराना एलाई रहा है और बहुत क्लोज एलाई है, और पाकिस्तान आपसे 10 गुना ज्यादा हमारे लिए अहम है। ये हामिद करजई को दिया था इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल दिया होगा। देखें, जो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो जारी बात है अफगानिस्तान की उस तरह से नहीं है। तो पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात ज्यादा तो अफगानिस्तान की वजह से पिछले 20 सालों वक्त कम है इस पे जरा तर्जीह दीजिए कि अब ये सऊदी जो मामला हैं, ट्रंप के जमाने में सऊदी अरब का एक नया चेहरा नजर आया सामने, और अब ट्रंप साहब नहीं है। बाइडन के जमाने में सऊदी अरब का क्या चेहरा होगा और सऊदी अरब किस तरह मामला को डील करेगा? क्योंकि लग ऐसा रहा था कि ईरान पे शायद हमला हो जाएगा, लेकिन ईरान पे अब तक तो हमला नहीं हुआ, अभी भी जाने में 6 दिन है, ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं। लेकिन खैर अब तो नामुमकिनात में से लगता है। लेकिन क्या ईरान पे प्रेशर डेवलप होगा? क्या ऐसा कोई स्ट्राइक हो सकती है? सऊदी अरब की जो जानियाना पॉलिसीज है वो कहां तक जाएंगी? इसके ऊपर तज्जिया। देखिए, जमाल खशोगी के ऊपर जो बाइडन बहुत कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं इसका हिसाब लूंगा, ऐसी की तैसी इसकी। ठीक है, वो चूंकि वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखता भी था तो उसको उधर से भी प्रॉब्लम थी। इसी तरह से वो किंगडम के हवाले से भी, यानी जो सऊदी किंगडम है, आले सऊद है, वो उसके बारे में भी वो कह चुके हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, इनके और बहुत सारे सऊदी अरब में मसाइल हैं, हम उनको भी कैटर करेंगे। लेकिन ये थी जो बाइडन की अपनी इंडिविजुअल सोच। अमेरिका में चूंकि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है और CIA और पेंटागन की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज हैं, जैसे वियतनाम वॉर में शायद रिचर्ड निक्सन के दौर की बात है कि वो
निकलना चाहता था, लेकिन CIA की पॉलिसीज जो थी वो कैरी फॉरवर्ड हुई अगले प्रेसिडेंट को। तो अब चूंकि वो पावर में आ चुका है, तो अब वो ये फैसला किसी भी सूरत में सऊदी अरब को अमेरिका डिस्टेबलाइज नहीं होने देगा। एक बात देखिए, डोमिनो इफेक्ट नहीं आने देगा कभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर। सऊदी अरब की के स्टेटस को जो उनका स्टेटस को है, उनकी किंगडम, वो उसको मेंटेन रखेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ड्राइव करता है सऊदी अरब के जरिए से अमेरिका। अगर उसने कुछ भी करना है तो वो सऊदी अरब को इस्तेमाल करेगा। वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी तो यूज कर सकता है, लेकिन कभी भी सऊदी अरब को वो डिस्टेबलाइज नहीं होने देगा। अच्छा, इसके ऊपर एक और इस पे भी थोड़ा कमेंट होना जरूरी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो मामला हैं, वो मेरे ख्याल से अब इस लेवल पे शायद जाना अब इतनी आसान नहीं होंगे इस 2021 के दौर में। मैं कल एक बहुत ही अहम एक शख्सियत, जिनका मैं जारी बात जिक्र नहीं कर सकता, और उनके साथ एक लंच पे था, और हम 3 लोग ही थे। तो वो शख्सियत जो है, वो जो बात करती हैं, तो जाहिर बात है वो कहीं से किसी पल्स की बुनियाद पर बात करती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पहले सोचा करते थे पाकिस्तान में कि अगर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हो गया तो कोई क़यामत ना टूट पड़े पाकिस्तान पे, पता नहीं क्या हो जाएगा खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ। तो हम जिसे कहते हैं ना, फियर ऑफ अननोन, हम डरते थे, सहमे हुए थे। क्या हो गया अब? कौन सी क़यामत आ गई है? उन्होंने पैसे मांगे, हमने मुंह पे दे मारे उनके। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, हम ठोक के, ठीक है, बाद में भले उसको अंडर प्ले करने की कोशिश की गई। कौन सा फर्क पड़ गया? कोई क़यामत नहीं आई। हम अगर ये उनकी बात, मैं जिनको कोट कर रहा हूं, कोट एंड कोट, कि हम इनके चुके निकल रहे हैं शिकंजे से, और निकल चुके हैं काफी हद तक, सही, तो हमें अब निकलना है। दोस्ती ताल्लुक सब अपनी जगह पे है, लेकिन हमें किसी का कमी नहीं बनना। सऊदी अरब या ईरान या कोई भी मुल्क चौधरी नहीं है हमारा। सही है, ये वाज़ेह बिल्कुल। होना चाहिए। शो के इख्तिताम पे हमारे एक दोस्त हैं, हिंदुस्तानी दोस्त रवि साहब, उन्होंने हमें ये कहा है कि जी हम और आप ये क्यों समझ के बैठे होते हैं कि बाइडेन या कोई और आएगा और हमारे जो मामलात है इंडिया पाकिस्तान के हल करेगा, तो हम क्यों ना अपने मामलात खुद हल करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रवि भाई। और ये आप समझाएं ना मोदी साहब को, ये समझाएं, ये क्यों नहीं समझाते? समझाएं मोदी साहब को, बिल्कुल बैठे होना चाहिए मामलात। और ये बात पे हिंदुस्तानी दोस्तों का बड़ा इसरार है कि पाकिस्तान के खानों के ऊपर आप प्लीज गुफ्तगू करें, और निहारी हमारे यहाँ भी बिकती है, आपने ये गलत कहा। तो सर, मैं जिन हिंदुस्तानियों से मिला हूं वो निहारी को नहीं जानते। और जहां तक आपने खानों की बात की है, आपकी हैदराबाद की दक्कन की बिरयानी और दम की बिरयानी, वो सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर हम बिल्कुल शो करेंगे, और आपको पाकिस्तानी खानों के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे अगले आने वाले शो में। फराज दरवेश को, शारिक महमूद को, सवात को और अमीर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। सबको इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक मिनट, इसको मैं एंड करा दूं।